आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सब भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पिछले कालांश में पाठ शुरू किया था लोकतांत्रिक राजनीति में पाठ 5 लोकतंत्र, उसमें हमने लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र के 2 रूपों के बारे में अध्ययन किया था। अब बचे हुए 2 रूपों का अध्ययन करेंगे और लोकतंत्र के सिद्धांतों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र के रूपों में तीसरा रूप है आर्थिक लोकतंत्र। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसे आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। आर्थिक लोकतंत्र 3 प्रकार का होता है, 3 भागों में बांटा है। एक तो व्यक्तिवादी लोकतंत्र जिसमें विचारधारा पूंजीवाद पर आधारित है। पूंजीवाद पर आधारित लोकतंत्र है, जिसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता है। दूसरा मार्क्सवादी विचार पर आधारित है। इसमें समतावादी लोकतंत्र है। समतावादी है, सबको समानता का अधिकार हो, सब प्रकार के समान रहे, इस प्रकार के विचार इसका लोकतंत्र है, वह है मार्क्सवादी लोकतंत्र कहलाता है। और तीसरी विचारधारा है उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र। इसमें ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की जाती है जिसमें जनता के प्रत्येक वर्ग का कल्याण हो। तो इस प्रकार 3 रूप आर्थिक लोकतंत्र के हैं। उन तीनों रूपों के बारे में अपन जानकारी। फिर आता है नैतिक लोकतंत्र। लोकतंत्र का यह रूप सारे लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक प्रकटीकरण है, यानी लोकतंत्र का जो व्यवहार में प्रकटीकरण दिखाई देता है वह नैतिक लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। इस नैतिक लोकतंत्र में मानव जीवन मूल्यों को ही समाज का और शासन का मूल आधार माना जाता है। यानी समाज का मूल आधार भी मानव जीवन मूल्य और शासन का मूल आधार भी जीवन मूल्य, अर्थात शासन और समाज में जो प्रशासन चले वो मानव जीवन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार की बातों को इस प्रकार की अगर व्यवस्था कही जाए तो नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। इस प्रकार नैतिक लोकतंत्र के बारे में कुछ लक्षण और विशेषताएं होती है नैतिक लोकतंत्र की, क्योंकि नैतिक लोकतंत्र में जिन बातों पर जोर दिया जाता है वो बातें, वो बिंदु, 4 बिंदु, उनको अपन ध्यान करते हैं। तो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर, यानी इस प्रकार का लोकतंत्र जहाँ पर नैतिक जीवन मूल्य यानी जीवन के लिए अच्छे गुण, अच्छी बातें, अध्यात्म, ईश्वर के प्रति विश्वास आदि मूल्यों पर विशेष जोर होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन मूल्य पर आधारित जीवन मूल्यों का पालन करने, जीवन कर्तव्य का निर्वहन करने का पूरा अधिकार होता है। शासन व्यवस्था करता है, यानी हर व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, किसी भी की गरिमा में को चोट ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। इसी प्रकार स्वतंत्रता का भाव, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना पर ऐसा शासन जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना पर बल दिया जाता है, इस प्रकार का लोकतंत्र नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। और चौथी बात, अपनी प्रकृति से अंतर्राष्ट्रीयवादी विचारधारा में विश्वास, यानी अपना विश्वास अंतर्राष्ट्रीय विचार, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी अपना परिवार, इस प्रकार की विचारधारा में जो विश्वास करता है वह लोकतंत्र नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। इस प्रकार लोकतंत्र के 4 प्रकारों के बारे में अपन ने संक्षिप्त जानकारी ली। तो 4 प्रकारों में लोकतंत्र को बांटा गया, जिसमें सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। अब लोकतंत्र के सिद्धांत और दृष्टिकोण, यानी विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से लोकतंत्र के अलग अलग दृष्टिकोण रखे हैं, अलग अलग विचार रखे हैं और उन्हें अलग अलग प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए। ऐसे सिद्धांतों में 5 भागों में लोकतंत्र के कोई सिद्धांतों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 प्रकार में इसको विभाजित करके समझने का प्रयास किया गया है। जो विभिन्न विचारक हैं उनके सिद्धांतों को और दृष्टिकोणों को 5 भागों में बांट दिया। पहला, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। ऐसे लोग जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, ऐसे विद्वानों का समूह है। दूसरा, बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। तीसरा है विशिष्ट अभिजन वर्गीय सिद्धांत और दृष्टिकोण। चौथा है मार्क्सवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। और 5वां है समाजवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। इस प्रकार लोकतंत्र में के विभिन्न सिद्धांत हैं और उन एक सिद्धांत के बारे में अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले अपन परंपरागत उदारवादी सिद्धांत कौन विचारक हैं और क्या इसकी प्रमुख बात है, उन बातों को समझने का प्रयत्न
करते हैं। तो 5 प्रकारों में से जो 5 सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में से पहले सिद्धांत परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण, इस पर हम चर्चा करते हैं। परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत का दृष्टिकोण, सिद्धांतीय दृष्टिकोण। इसमें इसका विकास पश्चिमी जगत में हुआ, पश्चिमी देशों में इसका विकास पश्चिमी जगत अर्थात पश्चिम के जो देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उस पश्चिमी जगत में इसका विकास हुआ। पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों में, पिछली 3 शताब्दियों में इसका विकास हुआ। पिछली बीती हुई 3 शताब्दियां हैं, उन शताब्दियों में इस प्रकार के दृष्टिकोण का विकास हुआ जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है। इसके प्रमुख विद्वानों में हॉब्स, लॉक, रूसो, विभिन्न विद्वान हैं, बेंथम, जे.एस. मिल, ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर, ये प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से इस प्रकार के उदारवादी लोकतंत्र, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण को लोकतंत्र का प्रमुख आधार माना। ऐसे प्रमुख विद्वान इस प्रकार की विचारधारा की विशेषताएं, यानी परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, इस दृष्टिकोण में क्या क्या विशेषताएं उन्होंने बताई, इस प्रकार के शासन, यानी परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण में किन किन विशेषताओं को विद्वानों ने प्रमुख माना है लोकतंत्र के। उन्होंने कहा है व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी, उन्होंने कहा है व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी, यानी जो भी व्यक्ति है, जो कि शासन व्यक्तियों पर चलता है, तो व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी, व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है तथा अपना हित और अहित स्वयं अच्छी तरह समझता है, अपना हित व अहित अच्छी प्रकार समझता है। यानी हर व्यक्ति में ऐसी विशेषता होती है, वो अपने हित और अहित को अच्छी प्रकार जानता है, अच्छी प्रकार समझता है। पहली विशेषता इसकी। विशेषता नंबर 2 है इसकी, सभी व्यक्ति मनुष्य हैं, सभी मनुष्य हैं, इस नाते न्यूनतम तर्क बुद्धि, यानी न्यूनतम तर्क करने वाली बुद्धि, न्यूनतम तर्क बुद्धि और संवेदनशीलता होने के कारण, और संवेदनशील होते हैं, संवेदनशीलता के कारण मूलतः समान माने जाते हैं, सभी व्यक्ति समान, क्योंकि सभी में तर्क करने की और संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, इसलिए सभी व्यक्ति समान माने जाते हैं। इसमें सभी व्यक्ति को समान मान करके लोकतंत्र को की विचारधारा को रखा गया सिद्धांत को। तीसरा, शासन के गठन में
न्यूनतम शासन, न्यूनतम यानी सीमित, सीमित शासन या न्यूनतम शासन के सिद्धांत का पालन करें, यानी कम से कम शासन, बाकी जनता अपने आप स्वयं करे। शासन का कम से कम हस्तक्षेप हो, कम से कम गठन हो। शासन के गठन में न्यूनतम शासन के सिद्धांत को अपनाया है। इस विचारधारा में कहा गया है, इस दृष्टिकोण में कहा गया है कि शासन का बिल्कुल न्यूनतम शासन होना चाहिए, सीमित शासन होना चाहिए। शासन सीमित हो, व्यक्ति को ज्यादा अधिकार हो, इस प्रकार की बात इसमें कही गई। शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा, यानी शासन की जो शक्ति है वो जनता पर है, यानी जनता जब तक चाहे तब तक वो शासन चाहे। शासन की शक्ति का आधार जनता की शक्ति, जनता की इच्छा, यानी जनता जब तक उसे चाहे, जनता की इच्छा है। सरकार तो न्यासी है, ट्रस्टी की तरह काम करती है। सरकार एक न्यासी की भूमिका होती है, अर्थात ट्रस्टी की भूमिका होती है, यानी जनता की इच्छा पर है। जनता जब तक चाहती है तब तक सरकार एक न्यासी की भूमिका निभाती है, ट्रस्टी की भूमिका निभाती है, और उस ट्रस्ट के आधार पर जब तक उसे दायित्व मिला है तब तक वो अपने दायित्व का निर्वहन करती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। इसके अलावा पांचवी विशेषता इसकी, पांचवी विशेषता है शासन का संचालन, शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा हो। गठन जनप्रतिनिधियों द्वारा गठन हो। संचालन में बहुमत के आधार पर निर्णय हो, बहुमत के सिद्धांत का पालन हो, बहुमत के सिद्धांत का पालन हो। शासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो, और शासन जनता के प्रति उत्तरदायी। शासन जनता के प्रति उत्तरदायी। उद्देश्य, शासन का उद्देश्य व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का हित है, प्रत्येक व्यक्ति का हित हो, यानी इस आधार पर चलने वाला शासन, ये विचारधारा इनकी है। और छठी विशेषता इसकी, व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं हो, व्यक्ति को अब नागरिक स्वतंत्रताएं, नागरिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो, नागरिक स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त हो। स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त, नागरिक स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त हो। और इन अधिकारों की रक्षा के लिए, इन अधिकारों की रक्षा हेतु स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय, ऐसे न्यायालय हो। अगर नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालयों की व्यवस्था हो, जो उनको उनके अधिकारों को पूरा दिला सके और उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा सातवीं विशेषता इसकी, ऐसे शासन की निश्चित अवधि के उपरांत, यानी ऐसे शासन में एक निश्चित समय अवधि हो
निश्चित अवधि के उपरांत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों की व्यवस्था होती है। एक अकेला दल होता है तो चुनाव से कोई मतलब नहीं होता, उसी को आना होता है, इसलिए दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों की व्यवस्था हो जिससे जनता के सामने विकल्प मौजूद हो। इस सिद्धांत के अंतर्गत 7वीं विशेषता और 8वीं विशेषता है बहुमत का निर्णय। अगर बहुमत से कोई निर्णय होता है तो बहुमत का निर्णय ऐसा निर्णय न हो कि अल्पमत पर, बहुमत का निर्णय अल्पमत लोगों पर, अल्पमत वालों पर जबरदस्ती में थोपा जाए, जबरदस्ती में थोपा जाए, ऐसी व्यवस्था हो। और इस प्रकार जो लोकतंत्र का हमने सिद्धांत पढ़ा, परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के दृष्टिकोण, इसके विचारों में ऐसे लोकतंत्र के संदर्भ में 8 विशेषताओं का वर्णन किया है। इन 8 विशेषताओं को जिसमें सम्मानित किया जाता है, इस प्रकार का लोकतंत्र परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र कहलाता है। उदारवादी सिद्धांत को अपनाता है। ऐसे विद्वानों ने इस परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया। उन्होंने इसमें ये विशेषताएं दिखाई, जहां पर इस तरह की विशेषताएं होंगी वह लोकतंत्र परंपरागत उदारवादी सिद्धांत का पालन करने वाला कहलाएगा। अगले के बारे में कल अध्ययन करेंगे।